हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले सबसे पहले हम लोग सैटरडे का रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल तो था संडे और संडे को होता है आपका वीकली टेस्ट जो कि लाइव होता है। लाइव वाले सेक्शन में आप लोग जाकर के वीकली रिवाइज कर लिया करिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग उसके भी एक दिन पहले वाला रिवीजन करते हैं। दोहा डायमंड लीग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि दोहा डायमंड लीग में सबसे बेस्ट थ्रो अपने करियर का किया है नीरज चोपड़ा ने अभी, और पहली बार वो 90 मीटर का वो थ्रेशोल्ड पार कर पाए। 90.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंके। हालांकि ये गोल्ड से चूक गए, गोल्ड की जगह ये सिल्वर जीते हैं, दूसरे स्थान पर ये रहे। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है अनुराग भूषण जी को। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था रिन्यू पावर नाम की एक कंपनी है, इसने भारत का सबसे बड़ा री कॉम्प्लेक्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की है, आंध्र प्रदेश में बनाएगा। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है पश्चिम बंगाल में, तीस्ता नदी के तट पर, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पर। विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता मारियांगेला हंगरिया, ये वैज्ञानिक हैं ब्राजील की, और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा अभी विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला है। इसके अलावा भारत ने नई दिल्ली में 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित किया गया। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने LR श्रीहरि। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में विजेता की प्राइज मनी बढ़ा दी है, लगभग डबल कर दी है, $3.6 मिलियन कर दी है। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने वाले उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डेली करंट अफेयर के वीडियो से। आई होप आपने रिवीजन किया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। अर्जुन बैच दोस्तों ये अभी भी 199 में है। जिनको जिनको ज्वाइन करना है फटाफट से जाकर के इसे ज्वाइन कर लें। इसका प्राइस घटा करके 199 इसलिए किया गया है जिससे आप रिवीजन अच्छे से कर सको और सिलेबस कवर कर सको। जिन स्टूडेंट का एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया है या सिलेबस पूरा नहीं कवर कर पाए हैं, नहीं पा पाए हैं उतना प्रकार से मटेरियल, तो आप सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हो अर्जुन बैच ज्वाइन करके। एमजेटी ऐप पर ही आपको अर्जुन बैच मिलेगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप करके जानकारी लीजिए। पहला क्वेश्चन, 17 मई 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 मई को साथियों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। कौन कौन से? पहला, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। दूसरा, विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। तो ये उपरोक्त तो दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। साथियों, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। कई कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत तेज बढ़ जाता है तो आदमी जो है बहुत अग्रेसिव भी बिहेव करने लगता है। कई कई बार बहुत स्लो हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करता है अपने आप को। तो ये ब्लड क्योंकि फ्लो एक नियत फ्लो में फ्लो होते रहना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। बीपी की अगर माप करें थोड़ा सा हम लोग कि बीपी का जो पैमाना होता है जो पूछा जाता है कितने के बीच में रहना चाहिए, आप भी अगर मापवाने जाओ तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है? तो याद रखना, एक तो इसका मात्रक जो होता है वो मिलीमीटर पर एचजी होता है, ये आपसे पूछा जाता है मिलीमीटर पर एचजी जो पैमाना का मात्रक होता है, और ये रहना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में 80 से 120 के बीच में। ठीक है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है 80 से 120। खुद जाओगे मापने तो अगर 130 निकलेगा तो घबराना मत, 10-20 प्लस माइनस चलता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर 20-30 का अंतर देखने को मिल रहा है इस रेंज से, मतलब 150-160 चल रहा है तो मतलब बीपी हाई है, और अगर 80 से भी नीचे चल रहा है मतलब कि आप 50-60-40 पर हो तब लो है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आगे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की बात करते हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के जरिए दुनिया कैसी कनेक्ट हुई है, टेलीकम्युनिकेशन के जरिए है तो हम लोग भी आपस में एक बात कर रहे हैं, एक प्रकार से टेलीकम्युनिकेट ही कर रहे हैं। हालांकि ये एडवांस वर्जन है उसका। ठीक है, शुरुआत टेलीफोनी से हुई थी, फिर धीरे धीरे मोबाइल सिस्टम आया। ये सब टेलीकम्युनिकेशन है। टेली मतलब दूर और कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो दूर संचार, दूर से संचार जो भी कर रहे हैं जिस भी माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, ये सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दिन कब से दिन है भाई? 17 मई को। थीम क्या है इस बार की? जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 17 मई 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए 17 मई का दिन चुना गया है ये दिवस मनाने के लिए। लेकिन मनाया जाना कब से शुरू हुआ? 1969 से। ठीक है ना,
लगभग 103 साल के बाद। चलिए, तो ये आईटीयू के द्वारा ही मनाया जाता है। इसे एक और दिवस के नाम से जानते हैं, विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय समाज दिवस, इस नाम से भी जानते हैं। इसकी भी थीम देख लेते हैं। मेजर योर ब्लड प्रेशर करेक्टली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे कंट्रोल करें, लंबे समय तक जिएं। यही है इस बार की थीम। 2005 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती हैं। दिल का दौरा बढ़ जाता है, होने का चांसेस बढ़ जाता है, स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। क्योंकि भाई देखो, जो ब्लड है, जो नसें हैं, नसें क्या है, एक प्रकार की पाइप है। वो पाइप जो है, जो फ्लो हो रही है, जब उसमें बहुत तेजी से खून बहने लगेगा तो वो पाइप फटने का डर रहेगा। ठीक, आप वैसे ही समझो जैसे आप खेतों की सिंचाई करते हो, जो पाइप लगाते हो, कई कई बार जब बहुत हाई प्रेशर में पानी आने लगता है तो फिर पाइप फटने का डर रहता है। ठीक वैसे ही है। और जब वो नसें फटती हैं तो वही फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ये सब हो सकता है। ठीक है, जहाँ की नसें फटी वहीं के हिसाब से वो दिक्कत आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये महत्वपूर्ण दिवस है मई महीने के अभी तक आए हुए। इनका रिवाइजन करते हैं। 1 मई को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय और महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस बार हम लोग 151वें रैंक पर हैं, याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें पर आ गया है। 4 मई को विश्व हास्य दिवस इस बार मनाया गया। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के सेकेंड सेकेंड सैटरडे को। ठीक है, तो इस बार पड़ा था 10 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। और पोखरण परीक्षा इस दिन हम लोगों ने किया था, है ना, याद होगा आपको, 1998 में, ऑपरेशन शक्ति। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। 12 से 18 मई यूएन का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, नेशनल डेंगू डे। और 16 मई को ही सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस। ये 22वां भारतीय राज्य बना है। ठीक है ना, 22वां भारतीय राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन किया गया था 16 मई 1975 को। विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये दोनों मैंने आपको बताया ही। अगला, किसको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को। ध्यान रखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया था 2024 के लिए। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 वाला जो मिला है, वो मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ जो मिला है, ध्यान रखना, ये मिला है 2024 के लिए। और ये मिला है किसे? विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को। लेकिन अभी ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, अनाउंस किया गया है, अभी ये दिया गया है। रामभद्राचार्य जो हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार, इन दोनों को दिया जाना था। गुलजार साहब नहीं आए थे, प्रेजेंट नहीं हुए थे, लेकिन रामभद्राचार्य जी आए थे, तो इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है। दो लोगों को 2023 के लिए दिया जाना था, जो कि था आपका ये 58वां वाला। ठीक है, 58वां दो लोग के लिए दिया गया था, 59वां एक लोग को दिया गया है। ये अनाउंस हो गया है, ये दिया जाएगा। अब देखो कब दिया जाता है, हो सकता है अगली साल दिया जाए, या हो सकता है आगे को भी इवेंट कराकर दे दिया जाए। 58वें के लिए अभी दिया गया है। ठीक है ना, तो 58वें के लिए रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को दिया गया है। ठीक है, इसको मैं आपको क्वेश्चन बहुत पहले बता भी चुका हूं, जब अनाउंस हुआ था तभी बताया था मैंने आपको। राम मंदिर जब बना था, तो राम मंदिर का जब सुनवाई चल रहा था, तो इसमें इन्होंने ऑफिशियल प्रूफ वगैरह प्रेजेंट किए थे और पूरी पेशी की थी। इन्हीं के सबूतों को वहाँ पर कारगर माना गया था। और गुलजार साहब को तो आप जानते ही हो, मशहूर शायर और कवि हैं और लेखक हैं। 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है इसके तहत, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों, ये शुरू कब हुआ था? याद रखना, शुरू हुआ था 1965 में। पहली बार दिया गया किसे? जी शंकर कुरूप जी को। 1965 में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। आशा पूर्णा देवी ये पहली महिला रही ये अवार्ड पाने वाली। ये बांग्ला भाषा के लिए पाई थी 1976 में। पहले हिंदी लेखक पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। अच्छा, ज्ञानपीठ जो है ये भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 मिला था। एक और पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले तो एक एक रचना के लिए मिलता था ना, पहले रचना के लिए मिलता था, लेकिन फिर बाद में इसे कर दिया गया लाइफ टाइम की कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यामा यामा नाम का पुस्तक किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की।
महादेवी की वर्मा की पुस्तक यामा के लिए इनको 1982 में दिया गया था ज्ञानपीठ। इसके बाद से, इस पुस्तक के बाद से, मतलब इनको दिए जाने के बाद से फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने शुरू कर दिया गया, किसी एक पुस्तक के लिए दिया जाना बंद कर दिया गया। याद रहे, रखिएगा, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये विनोद कुमार शुक्ला जी को भी याद रखना। अगला, मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है? डब्ल्यूएचओ ने पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है पापुआ न्यू गिनी में। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यहाँ पर पोलियो का प्रकोप फिर से तेजी से फैल रहा है। एक बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन अभी ये फिर से फैलना शुरू हो गया है पापुआ न्यू गिनी में। यहाँ पर देखिए, 2018 में सबसे कम आखिरी बार पोलियो का यहाँ पर मामला देखा गया था। 2020 से कोई केस नहीं आए थे, लेकिन अचानक से अभी फिर से बढ़ना शुरू हो गया है दक्षिण पश्चिमी प्रांत द्वीपीय देश में। अभी कहाँ पर है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। खैर, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत 1988 में की गई थी। इसी के जरिए ट्रैक करा जाना शुरू हुआ कि कहाँ कहाँ पर पोलियो के कितने केसेस हैं, कितने केसेस कम हो रहे हैं, कितने केसेस बढ़ रहे हैं, किसको मुक्त घोषित करना है, किसको पोलियो मुक्त घोषित कर देना चाहिए, ये सब वगैरह, ठीक है। तो भारत कब पोलियो मुक्त हुआ ये पूछा जाता है, तो याद रखना, भारत मार्च 2014 में पोलियो मुक्त हुआ भारत, ठीक है जी। अब देखो, कोई भी देश पोलियो मुक्त कब कहा जाए? वो तब कहा जाता है जब पिछले 3 साल से उसके कोई केसेस वहां पर ना आए रहे हों। जैसे मान लो मार्च 2014 वाला ले लो, ये 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो इसका मतलब 2011 से कोई केसेस नहीं आए थे। कभी कभी कोई क्वेश्चन ट्रिकी पूछ लेता है, जैसे अभी ये पोलियो मुक्त हुआ, ये तो आपको याद है मार्च 2014, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि बताइए कि भारत में पोलियो के केसेस कब से नहीं आए हैं, कब से नहीं देखने को मिले हैं, तो आपको ऑप्शन 2014 भी मिलेगा, 2011 भी मिलेगा। वहां पर आप 2014 लगा कर चले आओगे, फिर बाद में आकर हमसे कहोगे कि सर जी ऑब्जेक्शन डालना है कि 2014 हमने लगाया, वो तो आपने बताया था वो सही है, लेकिन ध्यान से सुने होते अगर तो आप करके आते। 2011 से केसेस नहीं आए हैं, इसलिए 3 साल बाद उसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ऐसा ये सभी रोगों के लिए है, ठीक है ना, सिर्फ पोलियो के लिए नहीं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, महासचिव इसके टेड्रोस एधनोम है। अब आते हैं पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं। पोर्ट मोरेस्बे इसकी राजधानी होती है, कीना मुद्रा होती है, जेम्स मरापे इसके हैं प्रधानमंत्री। देखते हैं मैप में कहाँ पर है, तो आप देखिए ये रहा जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आ जाओगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ता है इधर पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी अगर पूछा जाएगा किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो किससे बताओगे? इंडोनेशिया से। क्या इंडोनेशिया यहाँ पे है कि यहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे भी है। ये इंडोनेशिया यहाँ से लेकर के पूरा फैला हुआ है इधर, ये इंडोनेशिया यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरा। और इधर ये मलेशिया है, इधर ये मलेशिया है, ठीक है ना, ये मलेशिया है। उसके बाद यहीं पर छोटा सा एक है सिंगापुर, ठीक है, इधर ये मलक्का स्ट्रेट है, इधर से गया है। खैर, पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं, ये यहाँ पर रहा पापुआ न्यू गिनी, इसे याद रखना। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की? एक देश एक धड़कन पहल, ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये शुरू किया गया है। देश भर में राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है, तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए और राष्ट्र एकता बढ़ाने के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए ये शुरू किया गया है। हालांकि इस बार अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि लगभग लगभग 99% लोग जो हैं ये एक साथ देश के साथ खड़े रहे। कुछ ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग ऐसे थे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। खैर, तिरंगे के प्रति एकता, देशभक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक धड़कन शुरू किया गया पहल, ठीक है। अगला, हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम के एक स्टैंड का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण किया गया है रोहित शर्मा के नाम। इसके साथ साथ शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पे भी एक एक स्टैंड खोला गया है। तो ये हो गया उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट। स्टैंड का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप अगर स्टेडियम का मैप देखोगे, स्टेडियम का मैप चलो यहाँ नहीं दिया गया है, मैं आपको ऐसे बता करके दे रहा हूँ। देखो, स्टेडियम ऐसे होता है, तो इसमें बहुत सारे प्रकार की सीटें लगी होती हैं ना, आप ये तो देखे होगे। तो उसमें भी आप बहुत सारे ब्लॉक देखते होगे, बहुत सारे स्टैंड देखते होगे। ये जो अलग अलग ब्लॉक होते हैं ये स्टैंड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेडियम में एक ही व्यक्ति के नाम स्टैंड रहे, है ना।
कई स्टैंड हो सकते हैं। जैसे अभी वानखेड़े की मैं बात करूं तो इनके यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड आपको मिल जाएगा, सुनील गावस्कर स्टैंड मिल जाएगा, एमसीए स्टैंड मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद शरद पवार, अजीत वाडेकर और रोहित शर्मा का 3 स्टैंड और जोड़ा गया, नाम बदला गया है। ठीक है, तो ये एक एक स्टैंड हो जाएगा। कैसे होता है आप ऐसे इमेज में देखो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे ये देखो, ये अगर थोड़ा सा दूर से जूम आउट करके देखोगे, ये रोहित शर्मा स्टैंड है। मतलब यहाँ पर एक पूरा पूरा एक स्टैंड होगा, वहां पर सब लोग बैठेंगे दर्शक। ठीक है, तो पूरे स्टेडियम में कई स्टैंड हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। खैर, अभी हाल ही में इन्होंने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है रोहित शर्मा से इन्होंने, और टी20 से इन्होंने पिछले साल ही घोषणा कर दी थी संन्यास की। मुंबई से आते हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेलते भी हैं, तो इसलिए वानखेड़े स्टेडियम में इनका नाम रखा गया है। अर्जुन भाई, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है इसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए, 199 में है अभी। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप, बेहतरीन मौका है आपके पास, 15 दिनों का समय है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान, ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? अच्छा, इसमें सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली गई हैं। ठीक है, जीएस सफलता 4.0 जो है, तो इसमें भी आप ले सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही हैं। डेली 2 क्लासेस ले रहा हूँ, और आज से यानी मंडे से शुरू करने जा रहा हूँ ज्योग्राफिक क्लास। अच्छा, एक और अपडेट है, जो 2 बजे आपकी क्लास होती थी और 6 बजे होती थी ना, तो 2 बजे वाली क्लास अब 1 बजे शिफ्ट की जा रही है। अब 1 बजे क्लास लिया करूंगा और ज्योग्राफी की होगी, तो सब लोग 1 बजे आया कीजिए। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा मिशन समुद्रयान की बात करें अगर, तो ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2026 के एंड होते होते लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखो, हम लोग ना हिंदी वाले हैं, हिंदी भाषी हैं ना, तो जो गगन में अगर भेजते हैं तो गगनयान नाम रखते हैं, शुक्र पर भेजते हैं जो मिशन, शुक्रयान नाम रखते हैं, मंगल पर भेजते हैं तो मंगलयान नाम रखते हैं, चंद्र पर भेजते हैं तो चंद्रमा पर तो चंद्रयान नाम रखते हैं, है ना। तो हाँ, सूर्य पर भेजने के लिए हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन किया था, ये याद रखना, सूर्ययान मत बोल देना। समुद्र में भेजने के लिए समुद्रयान किए हैं। तो समुद्रयान जो है, इसके लिए हम लोग 6000 मीटर की गहराई में जाएंगे समुद्र के अंदर। 6000 मीटर है, किलोमीटर मत कर देना, 6000 मीटर गहराई तक जाएंगे। और इसलिए जो हम लोगों ने इसके लिए जो समरसिबल बनाया है, समरसिबल ध्यान से सुनो, एक होता है सबमरीन, और सबमरीन होती है बड़ी सी पनडुब्बी जिसे कहते हैं, एक होता है समरसिबल जो उसी का छोटा रूप है, मतलब उसमें भी 2-4 लोग बैठ करके जाते हैं, लेकिन वो भी अंदर जाता है पानी के। तो समरसिबल जो बनाए हैं उसका नाम क्या रखे हैं, जो इसका यान है अपना समुद्रयान का, जो अपना यान होगा उसका नाम है मत्स्या, मत्स्या 6000। अब आपको समझ में आ रहा है ये 6000 काहे हैं? तो क्योंकि ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, मत्स्या 6000। अब इससे क्या होगा, ये समुद्रयान डीप ओशन मिशन करके करेंगे क्या हम लोग? तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो हम लोग देख पाएंगे कि अंदर भी क्या है, उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, रिसर्च हो पाएगा, रिसर्च के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्लू इकोनॉमी को भी ये बढ़ावा देगा। मतलब कोई अगर आगे चल कर के ये अच्छे से होने लगा तो हम लोग एक पर्यटन का हिस्सा बना लेते हैं। और जानते ही हो कि भारतीयों को खुरापात देखने में मज़ा आता ही है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, बुलडोजर चलता रहे तो फिर वो बैठ के खड़े होकर देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जब जाना होगा अंदर तो लोग करोड़ों पैसे खर्च करेंगे ही, और करते भी हैं दुनिया में लोग। तो अभी तो कुछ पिछले साल आया था न्यूज़ ना कि 4 लोग चिपक गए थे, 2 लोग उसमें पाकिस्तान के ही थे, समरसिबल जब वो घटना हुई थी, गए थे टाइटैनिक देखने। खैर, मत्स्य 6000 नाम की अगर बात करें तो ये पनडुब्बी वाहन होगी, 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। ये डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। डीप ओशन मिशन पूछा जाएगा कब शुरू किया गया था, तब आप बताना 2021 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, 2021 में। ठीक है, पूछा जाएगा। अगला, यूरोपियन यूनियन, इसके द्वारा किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक निपटान के लिए 391 करोड़ की परियोजना शुरू की गई? तो यूरोपीय संघ और भारत ने मिलकर के अभी हाल ही में 391 करोड़ की एक परियोजना शुरू की है, जो समुद्री प्लास्टिक को निपटान करेगा, मतलब उनको एक प्रकार से दूसरे रूप में परिवर्तित करेगा। कौन से रूप में? ये लोग एक टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं कि जिससे जो वेस्ट हो, जो समुद्री वेस्ट हो, ओशियन वेस्ट हो, उसको हाइड्रोजन कैसे उसमें से निकाला जाए, मतलब उसको हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में कन्वर्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर फ्यूल,
और अगर हाइड्रोजन के रूप में वेस्ट को हम लोग बना ले रहे हैं, देखो यहाँ पर टू टैकल मरीन प्लास्टिक एंड डेवलप्ड वेस्ट टू हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बना ले रहे हैं कि वेस्ट को हाइड्रोजन में बदल दे रहे हैं, तो अब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने किससे समझौता किया है? यूरोपियन यूनियन से। ठीक है जी। तो अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाली तकनीकी विकसित करेंगे। 391 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अगला, हाल ही में किसने सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता? सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीत लिया है आर प्रज्ञानंदन ने। आर प्रज्ञानंदना ये ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में सुपर बेट क्लासिक का भी खिताब जीत लिया हुआ है। पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब है इनका। पहला पहली पहले आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्वेश्चन। वैसे ही $77,667 ये पाए हुए हैं, मतलब लगभग 66 लाख रुपए ये जीते हुए हैं पुरस्कार राशि में। रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित किया गया था। भारत में आज के टाइम पर 86 पुरुष ग्रैंड मास्टर हैं और 24 महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, कल भी इसके बारे में क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगला, हाल ही में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू किया गया? पुष्कर कुंभ, तो पुष्कर कुंभ अभी शुरू हुआ है उत्तराखंड में। अभी मैंने परसों आपको बताया था एक सरस्वती पुष्करलू कुंभ। तो सरस्वती पुष्करलू कुंभ जो होता है वो तेलंगाना में होता है। पुष्कर कुंभ जो होता है ये उत्तराखंड में होता है। ठीक है, और महाकुंभ ये अभी कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। वैसे कुंभ अगर केवल कुंभ मेला कहा जाए तो 4 जगहों पर होता है। कौन कौन से? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार। तो ये 4 कुंभ है, आप महाकुंभ कह सकते हो। लेकिन कुछ और भी 12-12 साल पर आयोजित होने वाले उत्सव हैं जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, रीजनल नामों से। उतना फेमस नहीं है लेकिन हैं, मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये पुष्कर कुंभ हो गया यहाँ पर। ठीक है, और पुष्करलू सरस्वती पुष्करलू कुंभ हो गया तेलंगाना में। तो यहाँ भी ऐसे देखो मनाया गया। अच्छा, ये भी ये बात ध्यान रखना, पुष्कर झील है राजस्थान में। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, पुष्कर कुंभ और पुष्कर मेला भी होता है राजस्थान में। तो पुष्कर कुंभ कहा जाएगा तो कंफ्यूजन आ सकती है कि राजस्थान लगा दें, लेकिन राजस्थान नहीं लगाना। राजस्थान ऑप्शन में दिखेगा भी लेकिन आपको नहीं लगाना है। अगर पुष्कर कुंभ बात की जाए, जब भी किसी कुंभ की बात की जाएगा ना, तो आप समझिएगा 3 नदियों का संगम हो। 3 नदियों का संगम हो तभी वहां पर कुंभ मनाया जा रहा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसमें से हो सकता है एक नदी विलुप्त हो, सरस्वती नदी कॉमन मिलेगी आपको। तो ऐसे जैसे मैंने आपको कल तेलंगाना में भी बताया था सरस्वती नदी, त्रिवेणी संगम में भी, प्रयागराज में भी सरस्वती नदी अभी गायब है, यहाँ पर भी सरस्वती नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अलकनंदा और सरस्वती नदी, भागीरथी, अलकनंदा, सरस्वती, ये इनका संगम होता है और यहीं पर ये होता है। ठीक है, तो इस समय गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है और इसलिए यहाँ पर ये होता है, मनाया जाता है उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में। अगला, वैसे माना गांव को पहला गांव भी कहते हैं भारत का। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में नेपाल के किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? नेपाल का एक ग्लेशियर है उसे मृत घोषित कर दिया गया है, डेड घोषित कर दिया गया है ऑफिशियल तरीके से। नाम है इसका याला ग्लेशियर। इस पर वीडियो बनानी चाहिए। याला ग्लेशियर का कहानी क्या है ना, ये बहुत तेजी से पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए, बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 55,000 ग्लेशियर ऐसे हैं जो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और ये 54,000 ग्लेशियर हिंदू कुश हिमालयन से हैं, हिंदू कुश हिमालय श्रेणी से हैं। तो इतने ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इसके पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबली वार्म होना। और इसको मैं आपको पर्यावरण वगैरह में बहुत सारे टॉपिक में कई बार डेली करंट अफेयर में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से कितना नुकसान हो सकता है। ग्लेशियर पिघलेंगे, पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो तटीय देश हैं वो डूबने लगेंगे, तटों की जो ऊंचाई है वो कम होने लगेगी। मतलब एक तो किनारे किनारे के जो देशों के तटीय राज्य हैं वो डूबेंगे और बहुत सारे देश हैं जो तटीय देश ही हैं जैसे इंडोनेशिया वगैरह हो गया, ये सब डूबने लगेंगे। तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से जैव विविधताओं में भी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के भी इसमें घटनाएं सामने आने को मिलती हैं। मौसम परिवर्तन होने लगता है ना। मतलब आप मौसमी घटनाएं देखो, कभी दिसंबर में बारिश हो जा रही है, कभी पता लग रहा है कि फरवरी मार्च में बर्फ की गोले गिरने लग रहे हैं, है ना। तो कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए ये सब जो है पूरा पूरा कुल मिलाकर के अस्त व्यस्त हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए एशिया का पहला ये ग्लेशियर बन गया है भाई
याला ग्लेशियर, जो कि स्मारक पट्टिका वगैरह पहना करके इसको मृत घोषित कर दिया गया है और ये सम्मानित किया गया है, इसको यादों में अब रखा जाएगा। याला ग्लेशियर आने वाले कुछ दिनों में ये सपाट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से ये पिघल रहा है। तो एक अहम ग्लेशियर था हिंदुकुश हिमालय का। ये ग्लेशियरोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र भी हुआ करता था। नेपाल में स्थित था। अब आज के टाइम पर ये धीरे धीरे पिघल रहा है। नेपाल आप देखोगे, ये मैप है, यहाँ पर याला पीक हुआ करता था, याला ग्लेशियर हुआ करता था। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य की सीमा मैंने पूछा था किससे शेयर होती है, तो भारत में केवल पश्चिम बंगाल राज्य से शेयर होती है। इसके अलावा भूटान, नेपाल और चीन से शेयर करता है सिक्किम अपना बॉर्डर। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण हुआ बिहार में और महाराष्ट्र इसमें सबसे ज्यादा मेडल के साथ टॉप पर रहा। आज आपको क्या बताना है, स्वीडन की मुद्रा क्या है, कमेंट करके बताइए। स्वीडन की मुद्रा। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी बता दीजिए। कितने जिले हैं, ये भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।